खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सार्क समिट में मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। सार्क के अख्तितामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन दोनों लीडरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हाथ तो मिल गए, क्या दिल भी मिलेंगे? क्या मुस्तकबिल में भारत पाक के बीच बातचीत की उम्मीद की जानी चाहिए? इसके अलावा हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक बार फिर तनाज़े का मरकज बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने राजा महेंद्र प्रताप की सालगिरह को एएमयू कैंपस में मनाने का ऐलान किया है। पार्टी लीडरों का कहना है कि महेंद्र प्रताप ने एएमयू को जमीन अतिये में दी थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को 100 साल बाद राजा महेंद्र प्रताप की याद क्यों आई? क्या बीजेपी एएमयू पर तनाजा पैदा करके फिरका परस्ती को हवा दे रही है? क्या सियासी पार्टियों को ऐसे तनाजे से बचना नहीं चाहिए? ऐसे ही चंद सवालात हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ चंद मेहमान हैं और सार्क के मामले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। आपका खैर मकदम है आलमी समय पटना स्टूडियो में। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब भी। और दरमियान में हमारे साथ जब हम अलीगढ़ के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो अलीगढ़ या मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अज़्ज़ाम वो भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। नेपाल में चल रहा 18वां सार्क इजलास इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें कई अहम बातों पर गौर खौज हुआ। इस दौरान सार्क ममालिक ने तवानाई ताउन पर दस्तखत किए, लेकिन हिंद पाक के दरमियान पिछले 2 दिनों से जारी तजब्जुब धूलीखेल रिजोर्ट में उस वक्त खत्म होता नजर आया जब हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म सुशील कोइराला की कोशिशों के बाद यह मुलाकात मुमकिन हो पाई। कोइराला ने पहले दोनों से अलग अलग बात की और इसके बाद दोनों लीडरों ने हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सुशील कोइराला के जरिए दिए गए लंच में शामिल हुए। All the leaders were extremely comfortable with each other. They spent a lot of time together. And when the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan first came across each other, they did exchange greetings and pleasant courtesies were extended. As after that, you are aware, for all of you, there was an open display of both the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan shaking hands in public. So I do not know what you are saying. We go back very satisfied with the outcome of this summit. इससे पहले बुध के रोज सार्क इजलास में दोनों लीडरान ने एक दूसरे की जानिब देखना भी गवारा नहीं किया था। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी सार्क ममालिक से एक साथ आने की अपील की और सभी ममालिक से कहा कि अख्तलाफात के ही सबब सार्क की रफ्तार धीमी होती जा रही है। इस मौके पर मोदी ने एक अहम बात कही थी कि हम पास पास तो हैं, लेकिन हमें साथ साथ भी होना चाहिए। अपनी तकरीर में मोदी ने दहशतगर्दी का इशू भी उठाया था, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस पर खामोश रहे। पटना स्टूडियो में हमारे साथ सैयद फैसल अली साहब हैं, सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर। सैयद फैसल अली साहब, क्या कहेंगे आप सार्क इजलास को आप किस तौर पर देख रहे हैं? 2 रोजा सार्क इजलास जो है कहीं ना कहीं से 2 रोज में 2 रंग नजर आया। पहले दिन कुछ और रंग था, सबकी निगाहें थी कि दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने एक दूसरे से मुलाकात तक नहीं की, एक दूसरे पर निगाह तक नहीं डाली, और दूसरा दिन बड़ा खुशगवार रहा। आप कैसे देखते हैं? देखिए खालिद, एक बात कही जाती है, अंध भला तो सब भला। आज जिस तरह से दोनों लोगों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसके बाद एक चीज और जो है, जो जिसको सिल्वर लाइनिंग हम कहेंगे, वो ये है कि जो मुआहदा हुआ है ऊर्जा का, पावर का,
اس میں انرجی کوآپریشن کا، اس میں ایک دوسرے کی دونوں نے مخالفت نہیں کی اور پورے طرح سے کنسنسس کے ساتھ وہ معاہدہ پاس ہو گیا اور وہ معاہدہ طے پایا. تو کہیں نہ کہیں کہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی دکھ رہے ہیں. آپ نے جو بات کہی کہ پاس تو دکھ رہے ہیں، ساتھ ہیں یا نہیں، کہیں نہ کہیں ان دونوں کو ساتھ بھی ہم لوگوں نے دیکھا. لیکن ایک بات ہے خالد، جو بات پریشان کن ہوتی ہے کہ جب ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے بعد سرحد پہ جو ہے سرگرمیاں وہ بڑھ جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد جب آج ان دونوں نے ہاتھ ملایا ہے تو کل کیا وہاں پہ گولہ باری جو ہو رہی ہے، جو سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے، اس میں کمی آتی ہے یا تیزی ہوتی ہے؟ ابھی تک کا جو تجربہ ہمارا ہے وہ تیزی آتی ہے. لیکن اس سے ہم لوگوں کو بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے خالد، اس لیے کہ جب دو ملکوں میں تعلقات ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ ملک جو 3 جنگ لڑ چکے ہوں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں بہت ہی زیادہ اس بات کو لے کر کے کہیے کہ آپٹیمسٹ ہوں، اس بات کو لے کر کے آپٹیمزم ہے مجھ میں کہ ہندوستان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ مشترکہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے ہی یہ دونوں ملک پراسپر کر سکتے ہیں اور اس بات کو اب دونوں ملک ریئلائز بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ امید کی جائے سید فیصل علی صاحب، کیا امید کی جائے کہ آئندہ مذاکرات ہوں گے، باضابطہ مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی نظر آتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے مذاکرات بیچ میں رک گئے تھے، جب حلف برداری کی تقریب میں آئے تھے نواز شریف اور اس کے بعد وہ جو تنازع ہوا کہ پاکستان کے ہائی کمشنر ملے کشمیری سیپریٹسٹ سے، اس کے بعد جو ڈیڈ لاک ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ ڈیڈ لاک پوری طرح سے فل اسٹاپ نہیں ہے، ایک ہلکا سا کوما تھا. پھر بات چیت شروع ہوگی اور بات چیت ہی ہندوستان اور مسئلے کا حل ہے. اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان اور ہندوستان کے رشتوں کو بہتر کرنا ہے تو کشمیر پہ بھی بات چیت کرنی ہوگی. کشمیر کے بغیر ظاہر سی بات ہے ہندوستان پاکستان کے رشتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. وہی ایک ایسا ہے بون آف کنٹینشن جس کے وجہ سے دونوں میں اختلافات ہیں. لیکن ہندوستان کبھی بھی اس میں کچھ سیڈ نہیں کرنا چاہے گا اور پاکستان کہیں بھی اپنے آپ کو پچھڑا ہوا یا ہارا ہوا محسوس کرنا نہیں چاہے گا. دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو، ایسی چیزوں کو کھوجنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزوں کو کھوجنے کی ضرورت ہے. پٹنہ اسٹوڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں دلی سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور یعنی انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ڈاکٹر محمد سہراب صاحب. آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، ایک عالمی امور کے ماہر کے طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں سارک سمٹ کو؟ اور سارک سمٹ میں 2 دن 2 رنگ کے رہے اور پہلا دن بڑا تلخی والا نظر آیا، دوسرا دن وہی بات ہوئی کہ انت بھلا تو سب بھلا. جی، اس طرح کے احساسات پیدا ہوئے ہیں آج، لیکن میری اپنی جو ذاتی طور پر جو سمجھ ہے اس میں یہ کہ 2 چیزیں ہیں. ایک پوٹینشیل ہے اس پورے خطے کی، جو پوٹینشیل جو ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے اور اس کی پورے خطے میں ایک اتحاد آئے تو اس پوٹینشیل کے روشنی میں یہ بات دیکھا جاتا ہے کہ یہ علاقہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اور امن اور استحکام اس علاقے میں پیدا ہوگا. تو ایک پوٹینشیل کے روشنی سے لوگ بات بول رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل ول کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تو جہاں تک پولیٹیکل ول کے طور پر اگر ہم سار کے کامیابی کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ کامیابی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے. کہیں نہ کہیں پوٹینشیل اینڈ پولیٹیکل ول میں بہت زیادہ فرق ہے. بات پوٹینشیل کے روشنی میں کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت بہترین پکچر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہا ہے، لیکن وہیں پر پولیٹیکل ول کی کمی بھی دکھائی دیتی ہے سارک کے تمام ممالک کے اندر، خصوصی طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بگننگ جو آج ہے، جو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب آئس جو ہے میلٹ کیا ہے آج، اور دونوں خطے کے 2 بڑے ممالک جو ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے. ان لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے ملا ہے، چاہے وہ ایک ہی پل بھر کے لیے ہو، 1 منٹ کے لیے ہو، لیس دین 1 منٹ کے لیے ہو. تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی انڈیکیشن مانا جا رہا ہے کہ دونوں کنٹری کے ممالک، جو دونوں ممالک ہیں ان کے جو سربراہ ہیں، ان کو یہ احساس ہے کہ ایک دوسرے سے
ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جی، لیکن ایک بات اور آ رہی ہے ڈاکٹر محمد سراب صاحب سامنے کی، جب ایسا ہوا ہے کہ جب گرمجوشی آئی ہے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان، بڑے لیڈران کے درمیان، تو سرحد پر کہیں نہ کہیں سے سرگرمی بڑھ جاتی ہے اور کراس بارڈر فائرنگ اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. کیا اور ہمیشہ ایسا ہوا، ماضی میں ایسا دیکھا گیا ہے، کیا امید کی جائے؟ یہ دونوں ممالک کا جو سرحدیں ہیں وہ دونوں ممالک کے جو راجدھانی ہے، جو کیپٹل ہے، اس سے دور نہیں ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے، اس کی خود مختاری نہیں ہے. اگر سرحد پہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے پہلے دونوں ممالک کے جو اپنے جو راجدھانی ہے، جو اس کی ریجن ہے، وہاں پر پہلے ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ دینا کہ سرحد پر بڑھ جاتی ہے اور دونوں گورنمنٹ کو معلوم نہیں ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہی سرحد پہ ہوتا ہے جو دونوں گورنمنٹ چاہتی ہے، جہاں دونوں ممالک چاہتے ہیں. جی، یعنی دونوں ممالک کی حکومتیں بھی کہیں نہ کہیں سے حکومتوں کو معلوم ہوتا ہے. آپ فون لائن پر بنے رہیے. پٹنہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب بھی گفتگو میں شامل ہیں. سید فیصل علی صاحب، ڈاکٹر محمد سراب صاحب بول رہے تھے کہ جو پوٹینشیلز ہے اور جو پولیٹیکل ول ہے اس میں کافی فرق نظر آتا ہے. پوٹینشیلز کی روشنی میں ضرور بات چیت ہوتی ہے، لیکن وہیں پر پولیٹیکل ول میں بہت کمی نظر آتی ہے دونوں سائیڈ میں. دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہندوستان پاکستان کے رشتوں کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں جو سرکار ابھی بنی ہے اس کے پاس پولیٹیکل ول بھی ہے اور پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہے اس پورے چیزوں کو اچھے سے ٹیک اپ کرنے کی. یاد کیجئے خالد کہ جب کشمیر کا مدعا اٹھتا تھا ماضی میں، تو یہ وہی لوگ ہوتے تھے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ جو حزب اختلاف میں تھے اس وقت، جو اس کی مخالفت کرتے تھے اور اس کے اوپر ایک الگ رائے رکھتے تھے اور ایک الگ رنگ میں اس کو دیکھا جاتا تھا. لیکن آج وہی جماعت آج برسر اقتدار ہے. یاد رکھیے کہ جب اٹل بہاری واجپئی وہاں پہ تھے وزیر اعظم تو رشتے بہتر ہوئے تھے، ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں. اور جس طرح سے ایک اچھی شروعات کی نریندر مودی نے کہ جب وہ وزیر اعظم ہوئے، اپنی حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے بلایا تو ایک سگنل ضرور دیا کہ میرے پاس مینڈیٹ بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے اور پولیٹیکل ول بھی ہے اور وزڈم بھی ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ رشتہ بہتر کروں. لیکن مسئلہ وہاں اٹکتا ہے خالد کہ یہ جو پولیٹیکل ول ہے یا جو نریندر مودی کی بات ہے، اس کا ایک جو دوسرا بڑا آرگنائزیشن ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کی گائیڈنگ فورس ہے، وہ اس کو کس حد تک دیکھتا ہے اور کس حد تک اس پہ گورنمنٹ کو سیڈ کرنے کے لیے کہتا ہے یا آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب تک کہ جو الائیڈ آرگنائزیشن ہے بھارتی جنتا پارٹی کے وہ یا جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے بھارتی جنتا پارٹی کے، وہ جب تک گو اہیڈ نہیں دیتا ہے تب تک بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نریندر مودی نے سب کچھ پا لیا ہے، ایک بہت بڑا مینڈیٹ انہوں نے حاصل کیا ہے، ایک بہت بڑے اقتدار کے میں وہ آئے ہیں سیٹوں کے ساتھ. اب ان کے پاس ایک موقع ہے اسٹیٹسمین بننے کے لیے، اور اسٹیٹسمین بننے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کو پٹری پہ لایا جائے، کچھ ایسا کر کے دکھایا جا سکے جس سے ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں درج ہو سکے. مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی اس طرف بڑھنا چاہیں گے. کتنا کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ وقت بتائے گا، لیکن ہندوستان کی بھی ضرورت یہ ہے، پاکستان کی بھی ضرورت یہ ہے، اور اس پورے خطے کے امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ بہتر ہو. ان دونوں کی پراسپیرٹی کے، ان دونوں کی فلاح کے لیے بھی ان کا تعلقات بہتر ہونا ضروری ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ریئلائزیشن ہوا ہے پچھلے 10 سال میں ہندوستان پاکستان کے لوگ ساری گولہ باری، ساری سیز فائر وائلیشن کے باوجود کہیں نہ کہیں قریب آئے ہیں. جب لوگ قریب آتے ہیں، سخاوت قریب آتی ہے، کلچر قریب آتا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، تجارت بڑھتی ہے، تو جو لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا جو حساس ادارے ہیں پاکستان کے جن کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتے، ان کے اوپر بھی ذمہ داری پڑتی ہے، ان کے اوپر بھی وزن پڑتا ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر کرنے میں روڑا نہ اٹکائے. مجھے لگتا ہے کہ دھیرے ہی صحیح کہیں نہ کہیں پاکستان بھی اس طرف بڑھ رہا ہے. جی، یعنی کامیابی کی امید لگتی ہے. ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، کیا لگتا ہے اس روشنی میں اگر دیکھیں کہ اس حکومت کے سامنے کے پاس
पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी है। सैयद फैसल अली साहब बोल रहे हैं कि उस मुताबिक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होने के साथ साथ पॉलिटिकल विल भी नजर आता है, और साथ में जिस तरह की शुरुआत की अपनी हलफ बर्दारी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं। क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्या जो करने की उम्मीद है क्या, और वो तारीख में नाम रकम करने की जो कोशिश है, क्या उसमें वो कामयाब होते नजर आते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको देखते हुए? देखिए, दो तीन बात मैं कहूंगा। भारत का मामला है या पाकिस्तान का या दोनों का, इनका जो दाखिली पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी पर उसका बराह रास्त असर होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बदकिस्मती से आज हमारे जो भारत की दाखिली पॉलिसी है वो हिंदुत्वाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मूव कर रहा है। इस बात से इनकार करना हमाकत के सवर कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पास ये हकीकत है कि उनके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली में नहीं है, वो नागपुर में है। ये हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि नागपुर को ये खिलाफ वर्जी करे वहां के जो डिक्टेट होता है। तीसरी अहम बात यह है कि जहां तक नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, भारत में भी है और उससे ज्यादा मजबूत नॉन स्टेट एक्टर्स है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स को दोनों कंट्री अगर चाहता है कि हम अंदर ताल्लुकात हो और दोस्ती हो, तो दोनों कंट्री को नॉन स्टेट एक्टर्स को दबाना पड़ेगा, उसके इन्फ्लुएंस को खत्म करना पड़ेगा और वाकई मानों में डेमोक्रेटिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी, उसके तरफ गामजन होना पड़ेगा, वरना हिपोक्रेसी से काम नहीं चलेगा। जो लड़ाई हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि हम दोस्ती भी कर लेंगे और जी, यानी दोनों मुल्कों के को नॉन स्टेट एक्टर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा और सही तरीके से जमहूरी तरीके से मसले को हल करने की जानिब गामजन होना पड़ेगा, तब मसले का निकलेगा। चूंकि वक्त की तंगी है, गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोराब साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सैयद फैसल अली साहब, पटना स्टूडियो से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खालिद। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। राजा महेंद्र प्रताप जो बहुत पहले 100 साल पहले एएमयू के स्टूडेंट रहे थे, वहां के तालिब इल्म रहे थे, ये कहा जा रहा है बीजेपी की जानिब से कि उन्होंने जमीन अतिये में दी थी कुछ, लेकिन एएमयू इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने कोई जमीन अतिये में नहीं दी। एएमयू का जो कैंपस है उसमें उनकी कोई जमीन नहीं है, इसलिए और बीजेपी का मुतालबा है कि उनकी भी जो है उनका बर्थडे, उनकी यौम पैदाइश भी उसी तरह से मनाई जाए जैसे 17 अक्टूबर को हर साल सर सैयद डे मनाया जाता है। इसको लेकर जबरदस्त तनाजा खड़ा हो गया है। कुछ बीजेपी लीडरान ने वीसी से भी मुलाकात की है, इसको लेकर एहतजाज भी शुरू होने का प्लान हो गया है एएमयू कैंपस में। कुल मिलाकर एएमयू फिर तनाजे में। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे होंगे सीनियर सहाफी और साथी तजज़ियाकार और अलीग रह चुके असद रजा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे अलीगढ़ से एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब और एएमयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट अब्दुल अज़्ज़ाम भी। तो आइए तो लेते हैं एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला।
समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। इंसाफ का कारवा, आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार और अलीगढ़ रह चुके असद रजा साहब। हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तनाज़े में फिर से फंस गई है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अलीगढ़ से AMU टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, आपका खैर मकदम है। और AMU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट अब्दुल अज़्ज़ाम साहब भी, आपका भी खैर मकदम है। हिंदुस्तान की मायनाज तालीमी इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर तनाज़े का मरकज बनाया जा रहा है और उसकी कोशिशें हो रही हैं बीजेपी की जानिब से। बीजेपी ने राजा महेंद्र प्रताप की सालगिरह को AMU कैंपस में मनाने का ऐलान किया है, जिससे यहां हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि राजा महेंद्र की 1 दिसंबर को यौम पैदाइश है। बीजेपी का कहना है कि जिस जमीन पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम है उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही अतिया किया था। इस लिहाज से उनकी सालगिरह मनाने में AMU को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली जमीरुल्लाह खान ने कहा है कि बीजेपी अलीगढ़ में भी मुजफ्फरनगर की तर्ज पर फसाद बर्पा करना चाहती है, लिहाजा इसे रोका जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जमीन दी हो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, उसके जन्मदिन नहीं, उसका स्मरण भी कभी नहीं किया गया आज तक। इस पर मैंने आग्रह किया था कि अच्छा हो कि राजा महेंद्र प्रताप जी का भी जन्मदिन मनाया जाए और सर सैयद अहमद साहब का भी डे मनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने अपने प्रबंधन की बैठक करके सर सैयद अहमद डे के साहब के जन्मदिन की तरह से राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन भी मनाने का निर्णय ले लिया है और उन्होंने इस बात के बारे में मीडिया को भी अवगत कराया है और हम लोगों को भी जानकारी आ गई है। मैं विश्वविद्यालय प्रबंधन का इसके लिए बधाई देता हूं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बीजेपी के दावों को गलत करार दिया है। AMU के PRO राहत अबरार का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप की यहां कोई जमीन नहीं है। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित छात्र थे। उन्होंने MAO कॉलेज में यहाँ जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तालीम हासिल की। मुरसान के राजा थे और अलीगढ़ के छात्रावास में वो रहते थे और जब वो पढ़ते थे उन्होंने सर सैयद को भी देखा है। 1907 में उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया बगैर BA पास किए हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पूर्व छात्र की हैसियत से और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से उनका चित्र भी लगा हुआ है और उनके जीवन के बारे में भी लिखा हुआ है। जहां तक उनकी जमीन के बारे में बात है, उन्होंने यूनिवर्सिटी को कोई जमीन दान नहीं की। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट रह चुके असद रजा साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट अब्दुल अज़्ज़ाम साहब और AMU टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब। एक स्टूडेंट के नाते अब्दुल अज़्ज़ाम साहब, आपसे हम गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है सर सैयद डे की तरह मनाने का कि राजा महेंद्र प्रताप की भी यौम पैदाइश मनाई जाए, कैसे देखते हैं आप? क्या जब और ये कहा जा रहा है कि VC साहब ने बुलाया था जो लोकल लीडरान हैं BJP और RSS के, उनसे बातचीत की, उसमें जो स्टूडेंट्स लीडर हैं और टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी बुलाया गया था, वो भी आमने सामने थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने महाराणा महेंद्र प्रताप जी की इज्जत करती है। वो यहाँ के ओल्ड बॉय रहे हैं, उनकी इज्जत करती है। इस सियासी खेल में जाहिर सी बात है कि उनके अपमान हो रहा है। ये सियासत का पूरा खेल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर उनकी बर्थडे मनाई गई, एक बात तो सबसे गलत आ रही है कि सर सैयद डे की तरह से उनको मनाया जाए। सर सैयद डे सर सैयद यहाँ के फाउंडर रहे हैं और उनको खराज अकीदत हर साल यहाँ पेश किया जाता है और न सिर्फ अलीगढ़ में पेश किया जाता है
बल्कि पूरी दुनिया में अली कम्युनिटी जो है इसको मनाती है और सिर्फ एक ही डे यहाँ मनाया जाता है। रही बात डोनर्स की, तो 8,000 डोनर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। अगर 8,000 डोनर्स की हम डे मनाने लगे और सेलिब्रेट करने लगे तो यहाँ पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम दिल में इज्जत करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं, और इस बात का अफसोस है कि ये शख्सियत महेंद्र प्रताप जी की शख्सियत जो है सियासत की नजर हो गई और उनको तरह तरह जी जब ये तनाजा खड़ा हुआ और उनका राजा महेंद्र प्रताप की यौम पैदाइश मनाने की बात उठी और जब वीसी साहब ने बुलाया चंद लीडरान को लोकल, तो क्या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद थे? आप वहां मौजूद थे? जी, वहां पर वीसी साहब ने हमारे साथ धोखा किया। वीसी साहब ने कहा कि एक सर्विसमैन है, वो एक सर्विसमैन थे, रिटायर्ड मिलिट्री अफसर थे। वहां पर हम भी थे। वहां पर यह तय हुआ कि ये कैंपस के बाहर मनाया जाएगा और कैंपस के बाहर मनाने पर राजी हो गए हम, क्योंकि कैंपस के बाहर हमारा कोई होल्ड नहीं है। हम उसके जो है इख्तियार में हमारे नहीं है कि हम किसी को मनाने से रोके। सबकी आजादी है, कैंपस के बाहर जो मनाना चाहे और जैसी सियासत करना चाहे करे, हमारा उससे में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कैंपस के बाहर मनाया जाएगा और जो है ये एक्स मिलिट्री मैन है। बाद में पता चला कि वो लोकल लीडर्स थे और जो है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संघ के मेंबर्स थे। तो हमने उसके मुखालफत की और आज हमने वीसी साहब से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वीसी साहब ने और उन्होंने भी, जो लीडर्स वहां पे आए थे, उन्होंने कहा कि हम सिटी स्कूल में मनाएंगे। आज एचआईडी को लेटर वीसी वाइस चांसलर का जा चुका है और ये साफ बात लिखी जा चुकी है कि 8,000 डोनर्स का हम डे नहीं मना सकते हैं। जी, ये 8,000 यानी डोनर्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो कैसे 8,000 लोगों की यौम पैदाइश मनाई जा सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ। अलीगढ़ से ही फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल है एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब। डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, टीचर्स एसोसिएशन को क्या उस मीटिंग में वीसी साहब ने बुलाया था जिसमें राजा महेंद्र प्रताप की यौम पैदाइश मनाने के मामले में गुफ्तगू हो रही थी लोकल लीडरान के साथ? टीचर्स के नुमाइंदों को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। वहां पे सिर्फ इंतजामिया के लोग थे और स्टूडेंट्स यूनियन के लीडरान मौजूद थे। जी जी, तो डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, आप इस पूरे तनाजे को रह कर हालिया दिनों में एएमयू कहीं ना कहीं से किसी न किसी तनाजे में फंसता नजर आया है। ये नया तनाजा, क्या आप इसको किस जाविये से देखते हैं? देखिए, जो मौजूदा तनाजा है वो बीजेपी की सोची समझी सियासी प्लानिंग के तहत हो रहा है और किसी बहाने उसमें एएमयू को घसीटा जा रहा है, जो कि गलत है। जहां तक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का सवाल है, जी। ऐसे हजारों की तादाद में डोनर्स रहे एएमयू के, और अगर उन सबकी हम लोग एनिवर्सरी मनाने लगे तो शायद पढ़ाई के लिए एक दिन भी बचेगा नहीं यूनिवर्सिटी के। जी जी। दूसरी बात, ये राजा महेंद्र प्रताप की 126वीं बरसी मनाने की बात हो रही है। जी जी। इसके पहले कभी इसका सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया? आज एक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बीजेपी इसको इतना बड़ा इशू बना रही है? जी जी। तीसरी चीज ये है कि वो ये कह रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप की ने यूनिवर्सिटी को जमीन दी थी, जिसको एएमयू के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने खारिज कर दिया। एएमयू को कोई जमीन नहीं दी थी। जी जी। वो लीज पे जमीन है, वो भी डिस्प्यूट में है, और उनके परपोते ने आज के अखबारों में जो चीजें छपी हैं उसमें दावा किया है कि जमीन उनकी अपनी है और उस पर उनका दावा बरकरार है। वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जी जी। जो चौथी चीज है, बीजेपी को एकाएक महेंद्र प्रताप क्यों याद आ गया? जी जी। ये आने वाले यूपी के असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर ये तनाजे खड़े किए जा रहे हैं। जी, यानी पूरा मामला सियासी है, सियासी खेल की वजह से ये तनाजा खड़ा किया गया और राजा महेंद्र प्रताप की 126वीं बरसी मनाने का मुतालबा हो रहा है। आप फोन लाइन पर बने रहिए। स्टूडियो में मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट रह चुके और सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार असद रजा साहब। असद रजा साहब, आपने दोनों की बात सुनी, जो अभी टीचर्स एसोसिएशन है उनके सेक्रेटरी और स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट। आप एक साबिक स्टूडेंट होने के नाते आपके क्या ख्यालात हैं? आप कैसे इस तनाजे को देखते हैं? मैं ये समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो इब्तदा में कॉलेज बना, सर सैयद अहमद खां मरहूम ने इसे क्या संग बुनियाद रखा, तो मैं समझता हूं कि ये एक कौमी इत्तेहाद का मामला था, लेकिन अब उसे एक सियासत की नजर न किया जाए। मैं ये राजा महेंद्र प्रताप हो या सर जयकिशन हो या और बहुत से हमारे एएमयू के सबसे पहले ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद, वो भी कहीं ना कहीं से उनकी भी फोटो लगी हुई है, वो भी तारीख में दर्ज है। जी, मुतादिद ऐसे वो हैं हिंदू भाई और गैर मुस्लिम जिन्होंने इसमें डोनेशन दिया और हम सब उनकी इज्जत करते हैं और ये उनका सेकुलर किरदार था। हमारे राजा महेंद्र प्रताप जी हों या और लोग हों कि उन्होंने एक मुस्लिम इदारे को, मुस्लिम तालीम इदारे को की मतलब वहां तालीम हासिल की और उससे मोहब्बत की और उसे जो देना था उन्होंने दिया भी सबने,
سب نے دیا جو حسب مقدور. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یہ نہیں چھوڑا جانا چاہیے، بلکہ ایک یہ ہے کہ ہم راجا مہندر پرتاپ سنگھ کی اگر 126ویں تو کوئی ہوتی، اگر 125ویں ہوتی، 150ویں ہوتی، 100ویں ہوتی، تب تو اسے ہم اہمیت دے سکتے تھے کہ بھائی یہ ان کی 100ویں سالگرہ، 126 کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. لیکن یہ بات ہو رہی کہ 8000 ڈونرز ہیں، کسی نہ کسی طور پر کئی نواب ہیں. اگر ہم حیدرآباد کے نظام کی بات لیں تو اس وقت انہوں نے 90,000 روپے جہاں تک ہمیں یاد ہے، ہمیں معلوم ہے، انہوں نے عطیہ میں دیا تھا. اس طرح سے بہت سارے آس پاس کے نواب تھے جنہوں نے اپنی زمینیں دی تھیں، کئی بیگھہ زمینیں دی تھیں. تو ایسے 8000 ڈونرز کی کتنی سالگرہ منائی جائیں گی؟ نہیں، سالگرہ ہر ایک کی تو نہیں منائی جا سکتی. اور پھر دوسرے یہ کہ جو فاؤنڈر تھے یعنی سر سید احمد خان جو بانی تھے اس کالج کے اور یونیورسٹی کے، ان کا جو جس پیمانے پر برتھ ڈے یا یوم پیدائش منایا جاتا ہے وہ اور لوگوں کا نہیں منایا، نہ تو کبھی منایا گیا اور نہ منایا. یعنی عملی طور پر ممکن نہیں کہ اتنے ڈونرز کی یوم پیدائش منائی جائے اور خواہ مخواہ کا ایم یو جیسے سیکولر کریکٹر کے ادارے پر سوال کھڑا کیا جائے، اس کو رہ کر تنازع میں ڈالا جائے. یقینی طور پر اس طرح کی سازشیں کو ناکام کیا جانا چاہیے. اور ہم اپیل کریں گے کہ اس طرح کی کوششیں جو ہو رہی ہیں کہ ریلیجن کے نام پہ بانٹا جائے ایم یو جیسے ادارے کو، جہاں جس کا کریکٹر سیکولر ہے اور جہاں کے پہلے اسٹوڈنٹ، پہلے جو گریجویٹ ہیں ایم یو کے وہ ایشوری پرساد ہے. اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر ایم یو میں داخلہ نہیں لیا تھا، ایم یو سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس کے سیکولر کردار کو بنایا ہے ان تمام لوگوں نے مل کر. چونکہ وقت کی تنگی، ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. عبدالعظام صاحب اور ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب، آپ دونوں کا فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہونے کے لیے علی گڑھ سے بہت بہت شکریہ. اسد رضا صاحب، آپ کا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی خالد صاحب شکریہ. حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کریں www.samaylive.com. فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.